So we are continuing our chemical reaction, the next video here. Step 1. To balance a chemical equation, first draw boxes around each formula like this. Do not change or anything inside the boxes while balancing the equations. तो आप देख सकते हो कि जो ये बॉक्सेस के अंदर में जो लिखा हुआ है that is Fe आयरन, H2O, Fe3O4 एंड H2, तो इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है और जो जो लिए गए हैं उसको हमको चेंज नहीं करना है. स्टेप 2. लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. लिस्टिंग करना है नंबर ऑफ एटम्स का जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है अनबैलेंस्ड इक्वेशन में. इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे अब हम आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट Fe क्या होता है बताना. आयरन. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यहाँ पे 1, यहाँ पे प्रोडक्ट में 3, यहाँ पे H2, यहाँ 2. ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ 4. नाउ स्टेप 3. स्टेप 3 हम देखेंगे. इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or product. In the compound, select the element which has the maximum number of atoms. मतलब जिसमें maximum number of atoms है उस compound को select करना है. Using this criteria, we select क्या select कर रहे हैं Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. To balance the oxygen atoms, क्या बोल रहा है कि 4 oxygen atoms है किसमें RHS में एंड सिर्फ एक है किसमें LHS में, तो इसको हम बैलेंस करेंगे. कैसे बैलेंस करेंगे? टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल इन रिएक्टेंट्स 1 H2O, इन प्रोडक्ट्स 4. मतलब यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो 1 × 4 और यहाँ पे 4 है ही, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट में भी 4 हो जाएगा और प्रोडक्ट में तो 4 है ही. टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reactions. For example, to balance the oxygen atoms, we can put coefficient as 4s4h2, not H2O H2O4. इसको इक्वलाइज करने के लिए ये हमको याद रखना है कि हम अल्टर नहीं करेंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे. जब हम यहाँ पे लिखते हैं 4, तो जो हाइड्रोजन है वो कितना हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. और H2O4 ऐसे और ऐसे नहीं लिखना है, इस साइड ऐसे लिखना है. तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल 4 2 8 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 4. नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशंस बिकम्स. अब इक्वेशंस कैसे बन होगा वो देखते हैं. ये कैसे इक्वेशंस होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ ये Fe हो गया, यहाँ H2O देखो 4 को हमने कहाँ पे लगाया है, सामने लगाया है ना कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए. यहाँ पे Fe3O4 और ये H2. तो अब ये बैलेंस हुआ क्या देखो. स्टेप 4. Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. अभी भी ये क्या इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है चलो देख के बताओ इक्वेशन में. क्योंकि यहाँ पे Fe के तो 3 एटम्स है और हाइड्रोजन के 2, जबकि यहाँ पे Fe का एक ही है और यहाँ पे 4 2 8. तो क्या बैलेंस हुआ क्या नहीं हुआ. पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स
To proceed further, let us balance hydrogen atoms in the partially balanced equations. अब क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे. In the partially balanced equation, to equalize the number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS. अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 2 8 है, तो हमको इसको बैलेंस करना है. यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा. यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा ना. तो वही अपन अब यहाँ पे करेंगे. एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल 8 है, 4 2 8. तो यहाँ पे अगर अपने को करना है तो अपन क्या करेंगे, टू बैलेंस करने के लिए 8 आना चाहिए. तो 2 है, यहाँ पे 4 कर देंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन. तो ये एफ टू द इक्वेशन वुड बी, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ ई 4 2 8, ऑक्सीजन का 4, एफ ई 3 ओ 4 प्लस 4H2. तो देखो हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 2 8, ऑक्सीजन 4 4, बचा क्या, एफ ई जो कि 3 है और यहाँ पे केवल एफ है. तो ये क्या कहलाया है यहाँ पे, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन. चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. स्टेप 4 पे जाएंगे. एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस, जो बैलेंस नहीं है. यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस एंड दैट इज, कौन सा है जो बैलेंस करना है, वो है आयरन. ठीक है. द एटम्स ऑफ द आयरन इनिशियल कितना है, इन रिएक्टेंट्स में, मतलब इस साइड में एफ ई कितना है 1, और प्रोडक्ट में कितना है 3 है, एफ ई 3. तो 3 है तो हम इसमें 1 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का. तो देखो यहाँ पे टू इक्वलाइज एफ ई वी टेक द एटम्स 3 एटम्स ऑफ एफ ई ऑन द एल एच एस. तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे इक्वलाइज करने के लिए. तो ये एफ ई 3 ओ 4 प्लस 4H हो जाएगा. तो क्लियर हो गया ये. यहाँ पे भी अब आयरन के 3 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4. तो इस तरह से जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वहाँ पे दोनों का क्या हो गया, जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वलाइज हो जा रहे हैं. आगे देखते हैं स्टेप 6. व्हाट द स्टेप 6 इज टेलिंग. फाइनली to check the correctness of the balanced equation we count atoms of each element on the both sides of the equation. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि each element में both sides of the equation में atoms को काउंट करना है. तो काउंट कर लीजिए. पहले रिएक्टेंट का देखो कितना है, एफ में आयरन में कितना है, 3 एटम्स है. हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 है. ऑक्सीजन का कितना है, 4 है. तो अब प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कितने, आयरन के कितने हैं, तो 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, और हाइड्रोजन का कितना है, 8 है. तो इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन बन गया आपका. अब आगे देखते हैं. इस पैराग्राफ पे देखेंगे कि क्या बोल रहा है. The number of atoms of elements on both the sides of equation are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. इसी को ही heat and trial method बोलेंगे. As we make trials to balance the equation by using smallest whole number coefficient. Now step 7. We are moved to the next point, which is step 7. Writing symbols of physical states. Carefully examining the above balanced equation, does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. इस equation से क्या उसके कुछ physical states के बारे में अपने को समझ में आता है, कुछ भी नहीं आता है. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and product are mentioned along there with their chemical formula. उसकी physical जो state है उसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ
केमिकल इक्वेशन का नहीं बल्कि अदर चीज़ें का भी होना ज़रूरी है बोल रहे हैं। जैसे द गैसियस, वो गैस है या लिक्विड है या एक्वस है या सॉलिड स्टेट में है। जैसे वाटर, वाटर को अगर हम गैस बोलेंगे तो H2O का जब गैस हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर जैसे सॉलिड या फिर आइस के फॉर्म में है। तो ये हमको पता करना, अगर पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब, और ये सिर्फ केमिकल इक्वेशंस की मदद से पता चल सकता है क्या? नहीं पता चल सकता। जैसे लिखा है H2O, तो अब वो लिक्विड है या आइस के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में है, क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा इस नोटेशन से G, L, AQ एंड S, तो समझ में आ जाएगा कि वो गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है ना, तो या सॉलिड फॉर्म पे है respectively. The word aqueous AQ is written if the reactant or product is presented as a solution in water. मतलब जो रिएक्टेंट है और या प्रोडक्ट है अगर वो वाटर है ना, तो वो किस फॉर्म में लिखेंगे? उसको एक्वस लिखेंगे अगर वो वाटर है तो। नाउ द बैलेंस इक्वेशंस बिकम्स, अब देखना यहाँ पे 3Fe S 4H2O G Fe3O4 ब्रैकेट में S 4H2 ब्रैकेट में G। तो इस S का मतलब क्या हुआ आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अभी ही थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि इस S का क्या मतलब होता है, इस G का क्या मतलब होता है, इस S का क्या मतलब है और इस G का क्या मतलब है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का फोकस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर है, सो यू हैव टू टेल मी what is written after next to this element. You have to tell me in the comment section that what is S, what is G here. Note that the symbol G is used with the H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. What is the meaning of this sentence? Explain me. Usually the physical state are not included in chemical equations unless it is necessary to specify them. ये physical states जो होते हैं तब तक नहीं लिखा जाता इस केमिकल इक्वेशन में जब तक कि उसको स्पेसिफिकली उसको मतलब बताने के लिए कि समझने के लिए वहाँ पे ज़रूरी हो। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction indicated above or below the arrow in the equation. For example, ऐसे एरो में इसको किया जाता है COG 2H2G then CH3OHL 6CO2 aqueous plus 12H2O liquid, sunlight, chlorophyll, C6H12O6 aqueous, CO2 6O2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पे ये जो CO6O2 है ये एक्वस है, 6H2OL है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 इन द टेक्स्ट अर्लियर। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस इक्वेशंस को आपको बैलेंस करके बताना है इस इक्वेशन को। यानी तो ये आपका होमवर्क है, आपको इस इक्वेशंस को एक बार ट्राई करना है बैलेंस करने का। ये अगर आपने बैलेंस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार आप करके देखिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे बैलेंस होगा। ये आप लोगों का एक वर्क है जो आप घर में करेंगे और बिल्कुल इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे कि कौन सा एक्वस है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। तो ये सारी चीज़ें बताना है और ये भी बताना है कि जैसे जब केमिकल इक्वेशन हम केमिकल फॉर्मूला इस टाइप से लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट से इसका क्या मतलब है और जो दोनों साइड लाइनें आती है ना ये ऐसे, उसका क्या मतलब है। ये ऐसा एरो रहता है एक में ऐसा एरो रहता है, तो इसका क्या मतलब है आप लोग मुझे बताएंगे। कुछ क्वेश्चन है आगे। Why should a मैग्नीशियन रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियन रिबन जो था उसको क्यों क्लीन किया गया था या किया जाता है बिफोर बर्निंग इन द एयर। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन।
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशंस के भी आपको केमिकल रिएक्शन को इसको बैलेंस करके बताना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये आपके सब क्वेश्चंस है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना है, तब जाके क्या होगा आपको वो आप जो केमिकल इक्वेशंस है उसको अच्छे से आप बैलेंस कर पाओगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। We will take the new topic for you in the next class. You have to practice these questions and you have to do your homework. Okay, so thank you.